हेलो गाइस, वेलकम टू तैयारी अप टू सक्सेस। आज अपन पढ़ेंगे दोस्तों प्राचीन भारत का इतिहास अर्थात एंशिएंट हिस्ट्री का लेक्चर अपन कवर करने जा रहे हैं, जिसका एक लेक्चर हो चुका है। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके प्ले लिस्ट में मेरी वो लेक्चर को आप पहले देख सकते हैं। अपन ने फर्स्ट लेक्चर में बेसिक थोड़ा जाना था और प्राचीन भारत के इतिहास का वर्गीकरण अपन ने पढ़ा था, और साथ ही साथ अपन ने आपको बताया था पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल के बारे में अपन ने पढ़ चुके थे। उसके बाद दोस्तों अपन जस्ट एंटर करने वाले हैं ताम्र युग अर्थात कॉपर एज में, ठीक है। और कॉपर एज के जैसे ही एंड होता है, कॉपर एज का जैसे ही समाप्त होता है, उसी के चरम सीमा पर, उसी के चरम पर, पीक पर सिंधु घाटी सभ्यता का उदय होता है। तो वही अपन दोस्तों आज सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको मैं ये बता दूं, स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि सिंधु घाटी सभ्यता को अपन आद्य ऐतिहासिक काल में रखते हैं। जैसा कि आपने पढ़ा होगा, एंशिएंट हिस्ट्री को अपन 3 मेजर पोर्शन में डिवाइड करके पढ़ते हैं। कौन कौन से वो पोर्शन है? तो पहला है प्री हिस्टोरिक पीरियड अर्थात प्रागैतिहासिक काल। दूसरा होता था अपना प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड अर्थात आद्य ऐतिहासिक काल। और तीसरा पीरियड था हमारा हिस्टोरिक पीरियड, इसका मतलब होता है ऐतिहासिक काल। तो दोस्तों इनको अपन ने किस आधार पर बांटा था? आपको मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था कि लेखन के आधार पर अपन ने इसको सब टॉपिक, अलग अलग टॉपिक में विभाजित किया था। जैसे कि प्री हिस्टोरिक उस काल को बोला जाता है जिस काल में मनुष्य ने अपनी घटनाओं के बारे में लिखित कोई भी स्क्रिप्ट नहीं मिलता इस काल से, ठीक है। इस काल से हमें अवशेष प्राप्त होते हैं, ठीक है, मात्र। और प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड की बात करें अर्थात आद्य ऐतिहासिक काल की बात करें तो दोस्तों आद्य ऐतिहासिक काल को अपन आज कवर करेंगे। और आद्य ऐतिहासिक काल किस आधार पर अपन ने डिवाइड किया था कि उस काल को बोलते हैं आद्य ऐतिहासिक काल, कि जिस काल में लिखित साक्ष्य तो मिले हैं मनुष्यों के, लेकिन उन्हें पढ़ने में सफलता मनुष्य ने प्राप्त नहीं की है। सीधा सीधा आपको ये याद रखना है कि प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड किसे बोलते हैं? तो जिस काल के हमें लिखित साक्ष्य मिलते हैं और उन साक्ष्यों को अर्थात उन स्क्रिप्ट को अभी तक पढ़ने में सफलता हासिल नहीं हुई है, उसे अपन आद्य ऐतिहासिक काल बोलते हैं, ठीक है। और एक काल हमारा था हिस्टोरिक पीरियड मतलब ऐतिहासिक काल, ठीक है। ऐतिहासिक काल किसे बोलते हैं? तो दोस्तों आपको याद रखना है ऐतिहासिक काल जिनमें क्या हुआ है कि लिखित साक्ष्य भी मिले हैं इसमें, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ, इसमें अगर आप लिखना है तो लिख भी सकते हैं, लिखित साक्ष्य भी मिले हैं और इन्हें पढ़ने में सफलता भी प्राप्त हो चुकी है, ठीक है। तो इनके टाइम पीरियड की अपन बात साथ साथ कर रहे हैं, ठीक है। आज अपन पढ़ेंगे आद्य ऐतिहासिक काल। तो दोस्तों आद्य ऐतिहासिक काल को भी 2 पार्ट में अपन डिवाइड करके पढ़ते हैं, अर्थात आद्य ऐतिहासिक काल में ही अपन एक पढ़ते हैं क्या, सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है। और दूसरा हमारा टाइम पीरियड आता है वो वैदिक सभ्यता अर्थात वैदिक पीरियड। इस अपन 2 पार्ट में विभाजित करके पढ़ते हैं। इनका अगर काल निर्धारण की बात करें तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता का जो काल निर्धारण पद्धति है नवीनतम, वो कौन सी है? रेडियो कार्बन C14 के द्वारा हमें इसका काल निर्धारण किया गया है। कई बार एग्जाम में यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का काल निर्धारण किस पद्धति के माध्यम से किया जाता है। तो आपको याद रखना है कार्बन C14 अर्थात कार्बन की एक आइसोटॉप होती है C14 जिसे बोलते हैं अपन, ठीक है। तो उसमें रेडियो कार्बन पद्धति के द्वारा हमने सिंधु घाटी सभ्यता की जो सर्वमान्य तिथि का निर्धारण किया है वो कौन सी है? तो आपको याद रखना है 2500 BC से लेकर 1750 BC। देखो इस संबंध में कई इतिहासकारों का अलग अलग मत भी है, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टाइम पीरियड की बात करें तो एग्जामों में अगर आपको क्वेश्चन भी पूछता है तो आप इसी ऑप्शन पे क्लिक करेंगे कि 2500 BC से 1750 BC के मध्य का जो टाइम पीरियड था, उसी मध्य के टाइम पीरियड में सिंधु घाटी सभ्यता का उद्भव हुआ है, ठीक है। और दूसरा अपन पढ़ते हैं आयरन एज अर्थात लौह युग, ठीक है। जैसे ही लौह युग पढ़ेंगे अपन तो अपन कहाँ प्रवेश कर जाएंगे? वैदिक पीरियड में। वैदिक पीरियड को भी दोस्तों 2 पार्ट में अपन ने डिवाइड करके पढ़ा है, एक ऋग वैदिक काल और दूसरा है उत्तर वैदिक काल, ठीक। इतना समझ में आया? तो अपन अब स्टार्ट करते हैं अपनी सिंधु घाटी सभ्यता को। जैसा कि मैंने आपको उसका टाइम पीरियड बता चुका हूँ। आगे बात करते हैं अपन अब सभ्यता बेसिकली होती क्या है। यही आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि अपन बोलते तो है सिंधु घाटी सभ्यता, तो बेसिकली सिंधु क्या है? सिंधु एक नदी है, आपको इतना तो पता होगा।
सिंधु एक नदी है जो सिंधु नदी के जो किनारे की जो जितनी भी है घाटी, उसे बोलते हैं कि सिंधु नदी के तट पर जितने भी प्लेस हुए हैं, ठीक है, जितने भी शहर जो बसे हैं वो सिंधु नदी के किनारे बसे हैं, इसीलिए इसका नाम क्या अपन ने रख दिया, सिंधु घाटी सभ्यता। और सभ्यता उसको बोला जाता है, देखिए इसके पहले आपने अभी तक नाम सभ्यता का नहीं सुना होगा, क्योंकि इसके पहले भी मानव एग्जिस्ट करता था, अर्थात इसके पहले भी मनुष्य रहता था पृथ्वी पर, लेकिन सभ्यता का नाम आपने नहीं सुना होगा। दोस्तों आपको एक चीज़ और मैं बता दूं कि सिंधु घाटी सभ्यता का जब तक खोज नहीं हुई थी, आपको पता होगा श्रीमान दयाराम साहनी ने सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की थी, ठीक है, लगभग 1900 कब की थी, 1921 ईसा पूर्व में दयाराम साहनी ने करी थी, ठीक है। तो उसके पहले तक अपन यही मानते थे कि हमारी सबसे प्राचीनतम सभ्यता कौन सी है, वैदिक सभ्यता है, ठीक है। लेकिन अब जब सिंधु घाटी सभ्यता की खोज हो चुकी थी, जब 20वीं शताब्दी में इसकी खोज हो चुकी थी, तब हमें पता लगा कि वैदिक सभ्यता के भी पहले एक सभ्यता थी, जो कौन सी थी, सिंधु घाटी सभ्यता थी। तो आपको याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्राचीनतम भारत की कौन सी सभ्यता है, तो आपको ये बताना है कि प्राचीनतम, सबसे भारत की प्राचीनतम संस्कृति या सभ्यता की बात करें तो वो कौन सी है, तो वो है सिंधु घाटी सभ्यता। अब एक बात करते हैं कि सभ्यता आखिर में होती क्या है। तो बेसिकली आपको ये याद रखना है दोस्तों, सभ्यता क्या होता है कि एक ही भूभाग अर्थात एक ही एरिया या किसी विशेष एरिया की बात करें तो उसी भूभाग पर जब जो लोग रहते हैं वो सिर्फ एक ही संस्कृति को फॉलो करते हैं या एक ही संस्कृति का पालन करते हैं, उसे अपन क्या बोलते हैं, सभ्यता बोलते हैं। आपको याद रखना है। उसी के साथ साथ दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता जो है भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे प्राचीन सभ्यता है। दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है, आप क्वेश्चन कॉपी पेन लेके बैठे ताकि आपकी नोट्स साथ साथ तैयार होते भी जाएंगी। आगे बात करेंगे दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता पूरी की पूरी नगरी सभ्यता थी। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता कैसी थी, अर्बन सिविलाइजेशन थी, ठीक है। इंडस वैली सिविलाइजेशन कौन सा था, अर्बन था, ठीक है। और वहीं वैदिक सभ्यता की बात करें तो वो रूरल था, क्या था, ग्रामीण सभ्यता थी वैदिक काल में, आप पढ़ेंगे। आगे चलते दोस्तों, इसके साथ साथ कुछ समकालीन सभ्यता भी अवतरित हुई उस टाइम। वो कौन कौन सी थी, जैसे कि मिस्र की सभ्यता, जिसे अपन क्या बोलते हैं, मेसोपोटामिया की सभ्यता, ठीक है। मिस्र में कौन सी सभ्यता थी, मेसोपोटामिया की सभ्यता थी, ठीक है। मिस्र की सभ्यता, चीन की सभ्यता हुआ करती थी उस टाइम। तो कुछ समकालीन सभ्यता के बारे में भी आपको याद रहना जरूरी, क्योंकि दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन भी अक्सर पूछता है कि आपसे पूछ लेंगे कि इनमें से कौन सी सभ्यता भारत में विकसित हुई, तो दो चार ऑप्शन दे देंगे आपको, सिंधु घाटी सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, चीन की सभ्यता। तो आपको क्या टिक करना है, सिंधु घाटी की सभ्यता, ठीक है। अब आगे बात करेंगे इसकी खोज की, आखिरकार इसकी खोज कैसे हुई, ठीक है। तो खोज के संबंध में सबसे पहले आपको पता होगा कि 18वीं सेंचुरी में जब भारत में, पूरे भारत में क्या काम चल रहा था, रेलवे बिछाई जा रही थी, अर्थात पटरियाँ बिछाने का कार्य प्रारंभ हो चुका था। आपको पता होगा दोस्तों 16 अप्रैल 1853 में भारत में रेलवे, 16 अप्रैल 1853 में भारत में रेलवे का कार्य प्रारंभ हुआ। उस समय हमारा गवर्नर जनरल कौन था, तो आपको पता होगा लॉर्ड डलहौजी हमारा गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे। तो उसी के काल में दोस्तों ट्रेनों का कार्य प्रारंभ हुआ, ठीक है। उसके पहले दोस्तों 18वीं सेंचुरी के स्टार्टिंग में एक टीलोपेंथर नाम का पुरातात्विक था, ठीक है। इसको कुछ अवशेष मिले, अवशेष प्राप्त हुए किसे, टीलोपेंथर को। लेकिन दोस्तों टीलोपेंथर ने उस समय ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि ये ज़्यादा भारतीयों को उतना महत्व नहीं दिया करते थे, अंग्रेज लोग जो होते थे। टीलोपेंथर ने इस ओर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, तो इसे अवशेष प्राप्त हुए, लेकिन उनने बोला कि जो काम की चीज़ें उसे रख लो और बाकी जो चीज़ें उसे छोड़ दो। तो काम की चीज़ को रख लिया टीलोपेंथर ने। उसके बाद दोस्तों 1826 में क्या होता है, चार्ल्स मेसन नाम का एक अंग्रेज अधिकारी आता है जो पुरातात्विक था। इसने हड़प्पा नामक स्थान में कुछ अवशेष प्राप्त हुए, जो आज का हड़प्पा सभ्यता है, वहाँ पे कुछ अवशेष मिले। और इन्हीं अवशेष को ध्यान में रखते हुए दोस्तों इसके बाद 1853 में क्या हुआ, फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन आपको चलाई गई थी, जैसे बॉम्बे से लाहौर के भी थाने के बीच। तो जब लाहौर में खुदाई प्रारंभ हुई तो लाहौर में कुछ स्थानों पर जो सिंधु नदी के किनारे किनारे कुछ अवशेष मिले, ठीक है।
उनकी जब डिटेल या उसकी खोजबीन की गई तो हमें पता लगा कि वो सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि वो ट्रेन का क्या नाम था, तो ब्लैक ब्यूटी नाम था ट्रेन, और कहाँ से कहाँ तक, बॉम्बे से ठाणे के बीच चलाई गई थी। टोटल डिस्टेंस इसकी कितनी थी, 34 किलोमीटर की। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। 1853 के बाद क्या हुआ, 1856 में एक विभाग बना दिया जाता है, पुरातात्विक विभाग, अंग्रेजों द्वारा। क्योंकि दोस्तों बहुत सारे जगहों पर ये जो अवशेष हमें मिल रहे थे उस टाइम, ठीक है, तो उन्हीं अवशेष को रिसर्च करने के लिए एक विभाग बना दिया गया, पुरातत्व विभाग। ठीक है, जहाँ पर सभी सिंधु घाटी सभ्यता से जितने भी अवशेष हमें प्राप्त होते उन्हें इकट्ठा किया गया। और इस निष्कर्ष पर यहाँ पर दोस्तों कोई भी निष्कर्ष तक नहीं पहुँच पाया कि वाकई में ये अवशेष किसके हैं या किस समय के हैं। यहाँ तक हमें कुछ नहीं पता था 1856 तक कि ये वाकई में सिंधु घाटी सभ्यता के ही अवशेष है। इसके बाद दोस्तों ये सारे चीज़ों को इकट्ठा करके कहाँ रखा गया है, भारतीय संग्रहालय में रखा गया। जितने भी सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त अवशेष उस टाइम हमें प्राप्त होते थे उन्हें एक संग्रहालय में रख दिया गया था, अर्थात म्यूज़ियम में रखा था। उस म्यूज़ियम का नाम है इंडियन म्यूज़ियम, या उसे भारतीय संग्रहालय भी बोला जाता है। वो कहाँ पर है, तो वो कोलकाता में स्थित है। ठीक है, आपको याद रखना है। और दोस्तों ये म्यूज़ियम भारत का सबसे बड़ा म्यूज़ियम है, अर्थात भारत का अभी वर्तमान की बात करें तो सबसे बड़ा म्यूज़ियम कौन सा है, वो है कलकत्ता म्यूज़ियम, जो कि दोस्तों लॉर्ड कैनिंग की मदद से ही बनवाया गया था। देखिए लॉर्ड कैनिंग, इसके बाद गवर्नर जनरल आता है डलहौजी के बाद, आपको पता होगा। और ये दोस्तों एक खुद पुरातात्विक रहता है, अर्थात कि ये पुरातात्विद भी रहता है। ठीक है, और इसके बाद दोस्तों जैसे ही लॉर्ड कर्जन आता है, वो भी पुरातात्विक था। ठीक है, लॉर्ड कर्जन का जैसे शासनकाल आता है 1899 से लेकर 1905 तक, आपको पता होगा बंगाल विभाजन तक लॉर्ड कर्जन भारत में रहता है। तो इसके टाइम पीरियड में दोस्तों बहुत से अच्छे भी काम हुए और बहुत से बुरे भी काम हुए। ठीक है, ये ऐसा व्यक्ति था जिसने अपने फायदे के लिए तो किया था वो काम, लेकिन वो कहीं ना कहीं भारत के हित में भी हो गए, जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता का पता चल गया था। दोस्तों ये एक बहुत ही ज़्यादा महत्वाकांक्षी था लॉर्ड कर्जन, और बहुत ज़्यादा लोभी इंसान था। इसका मानना ये था कि जो खुदाई हो रही है उसमें जो कीमती चीज़ें होती है उन्हें खोजो कि क्या कीमती चीज़ें हैं और उन्हें ब्रिटेन भेज दो, और जो बेकार की चीज़ें वो भारत में रहने दो। तो उससे एक फ़ायदा हो जाता है कि लॉर्ड कर्जन के प्रयासों से 1905 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का गठन हो जाता है। कब, 1905 में। ठीक है, तो आपको याद रखना है 1905 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का गठन किया गया, जिसका मुख्यालय कहाँ पर है, कलकत्ता में। यही जो मैंने आपको बताया इंडियन म्यूज़ियम, इसी में दोस्तों इसका जो है मुख्यालय बना दिया गया। और उस समय चेयरमैन किसे, जॉन मार्शल को बनाया गया, अर्थात भारतीय पुरातत्व विभाग का चेयरमैन कौन है, जॉन मार्शल है। और इसने दोस्तों ऐसे दो आदमी को रखा जो सिंधु घाटी सभ्यता की खोज कर सके। एक थे हमारे दयाराम साहनी, दो टीमें बनाई, दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी, अर्थात आर.डी. बनर्जी। तो दयाराम साहनी ने ही हड़प्पा सभ्यता की खोज की, आप जैसे कि पढ़ते भी होंगे, 1921 में खोज की थी। और 1922 में जस्ट एक साल बाद राखलदास बनर्जी ने किसी की खोज की थी, मोहनजोदड़ो की खोज की थी। तो आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा सिंधु घाटी सभ्यता की खोज कैसे हुई। इसके बाद अपन इसके कौन कौन से स्थान हमें प्राप्त हुए और वो किस नदी के किनारे है और कहाँ कहाँ है, उससे रिलेटेड मैं एक आपको ट्रिक भी बताऊँगा। ठीक है, और वो सारे आपको प्लेसेस याद भी हो जाएंगे। तो आइए फ्रेंड अपन बात करते हैं अब प्लेसेस के बारे में। ठीक है, तो जैसा कि दोनों ही स्थान जो अपन ने खोजे थे सिंधु घाटी सभ्यता के, एक तो क्या था मोहनजोदड़ो और दूसरा था हड़प्पा। ठीक है, तो ये दोनों ही स्थान सिंधु नदी घाटी के किनारे थे, अर्थात सिंधु नदी के किनारे स्थित थे। इसीलिए इस सभ्यता का नाम क्या पड़ गया, सिंधु घाटी सभ्यता पड़ गया। तो यहाँ से सिंधु घाटी सभ्यता अपन ने नाम सुना। अब इसके विस्तार की बात करें तो पूरे भारत में इसका विस्तार किस प्रकार से था, तो दोस्तों आपको याद रखना है सबसे नॉर्थ में कौन सा है सिंधु घाटी सभ्यता का, मांडा, जो कौन सी नदी के किनारे है, चिनाब नदी के किनारे है, और ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। जम्मू कश्मीर के दोस्तों आपको याद रखना है अखनौर डिस्ट्रिक्ट में इसे स्थित है। इसकी खोज 1882 में जगपत जोशी जी ने करी थी। ठीक है, आपको ये भी साथ ही साथ मैं बता देता हूँ मांडा। और वहीं साउथ की बात करें तो साउथ में एक प्लेस आता है दैमाबाद, जो कि
महाराष्ट्र में स्थित है, गोदावरी नदी के किनारे। दैमाबाद अहमदनगर में जो जिला है वहाँ पर स्थित है। और सबसे ईस्टर्न पार्ट की बात करें तो दोस्तों ईस्टर्न पार्ट आप जैसा कि देख सकते हैं आलमगीरपुर ईस्टर्न पार्ट था, ये यूपी में स्थित है आलमगीरपुर। और ये कौन सी नदी के किनारे है, तो आपको याद रखना है, हिंडन नदी के किनारे आलमगीरपुर है। और दोस्तों सबसे पूर्वी स्थान की बात करें जो सूतकांगेडोर पाकिस्तान बलूचिस्तान में स्थित है, दासका नदी के किनारे। ठीक है, तो इस प्रकार से टोटल जो सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार था। और इसके क्षेत्रफल की बात करें तो दोस्तों आज जो वर्तमान में भारत का क्षेत्रफल है अर्थात 3,32,284 सॉरी 32,87,263 वर्ग किलोमीटर आज का वर्तमान जो भारत है उसी के लगभग बराबर सिंधु घाटी सभ्यता का टोटल विस्तार हुआ करता था। ठीक है, तो आपको याद हो गया होगा। और यहाँ से आप इसके मैप में देख सकते हैं कि इसकी जो आकृति अगर अपन निकाले तो ये त्रिभुजा आकार की थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो स्थल था वो कैसा है, त्रिभुजाकार का है। क्षेत्रफल जो त्रिभुजा आकार का क्षेत्रफल पड़ता है। तो यहाँ से भी आपको क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है, तो आपको क्या करना है, याद रखना है। तो आगे अब बात करते हैं इनके कुछ स्थलों के बारे में। और सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, आपको वो मैं बता देता हूँ। जैसे कि इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है, जैसा कि आपको मैंने बताया है। क्यों हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है, क्योंकि सबसे पहले जो स्थान की खोज की गई थी वो हड़प्पा सभ्यता ही थी। हो सकता है उस समय इसे कुछ और भी नाम से जाना जाता रहा होगा, जैसे कि आज वर्तमान में फॉर एग्जांपल की बात करें, आज अपन भारत को भारत के नाम से जानते हैं। और मान के चलो कि कुछ समय पश्चात ये सभ्यता भी विलुप्त तो हो जाती है, तो उसके आगे भविष्य में अगर कोई व्यक्ति मान के चलो इसकी खोज करता है और पता लगता है, जैसे कि आपको पता है भारत में जो गंगा नदी फ्लो होती, सबसे बड़ी नदी गंगा नदी है। और गंगा नदी के किनारे ही कुछ अवशेष या कुछ स्थल प्राप्त होते हैं, तो हो सकता है इसको अपन गंगा नदी सभ्यता बोले। ठीक है, या हो सकता है कि कुछ अगर कोई जैसे कि दिल्ली अगर नगर की खोज सबसे पहले अगर हो गई यमुना नदी के किनारे, तो इसे दिल्ली सभ्यता भी बोला जा सकता था, इसी बोला जा सकता है। तो उसी उदाहरण के रूप में मैंने आपको बताया। तो उस समय भी दोस्तों ऐसा ही हुआ होगा कि सबसे पहला जो नगर की खोज की गई वो कौन सा था, हड़प्पा था। तो इसलिए इस सभ्यता का नाम क्या पड़ गया, हड़प्पा सभ्यता पड़ गया। दूसरा फैक्ट ये है कि इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी बोला जाता है, क्योंकि सिंधुवासी के लोगों ने ही सबसे पहले कॉपर में टीन मिलाया, अर्थात कॉपर में क्या मिलाया, टीन मिलाया। और आपको पता होगा कॉपर के साथ अपन अगर टीन मिला दे तो क्या बन जाता है, कांसा बन जाता है। ठीक है, तो ये कला वो जानते थे, कॉपर से टीन मिलाने की और कांसा बनाने की। तो इसलिए इस सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी बोलते हैं। इसका अन्य नाम दोस्तों कई बार एग्जाम में यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है, आपको ये याद रखना है। तीसरा पॉइंट है, इसे सरस्वती नदी की सभ्यता भी बोलते हैं, क्योंकि सबसे प्राचीनतम नदी हमारी जो है सरस्वती नदी है। और आप जब वैदिक पीरियड पढ़ेंगे तो वैदिक पीरियड में तो दोस्तों सबसे ज़्यादा अधिक महत्व ही किस नदी को दिया गया है, सरस्वती नदी को दिया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट नदी हो जाती है सरस्वती नदी, जो आज के टाइम में क्या है, विलुप्त हो चुकी है। ऐसा मानना है दोस्तों कि जो सरस्वती नदी है हमारे पुराणों के अनुसार कि जैसे ही भारत में जो है कलयुग का प्रवेश करता है, वैसे ही सरस्वती नदी जब पाप बढ़ने लगे तो सरस्वती नदी विलुप्त हो गई और पृथ्वी के अंदर अंदर बह रही है, ऐसा मान्यता है। अब देखो मान्यता को अपन कुछ नहीं बोल सकते, धार्मिक भावना को अपन कुछ नहीं बोल सकते। अब मान्यता है तो है, आपको भी ये याद रखना है। इसे सिंधु सरस्वती सभ्यता भी बोलते हैं, आपको ये भी याद रखना है। चौथी बात करें दोस्तों तो इसको प्रथम नगरी सभ्यता भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये पूरे के पूरे नगरीय आधार पे थी। क्योंकि यहाँ पर जो मकान का स्ट्रक्चर था वो इस प्रकार से था, जो आज के आप नगर देखते हैं अर्थात आज के जो शहर देखते हैं, पक्के मकान पक्की ईंटों के बने हुआ करते थे। और ग्रिड पद्धति के आधार पर पूरे मकानों का अर्थात जाल सिस्टम के आधार पर जो मकान बनाए थे। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स भी आपको याद रखना है कि क्यों इसे अर्बन सभ्यता बोलते हैं। अपने आपको बताया कि अर्बन सभ्यता क्यों बोलते हैं। पहला है कि इसकी नगर नियोजन प्रणाली, अर्थात पक्की ईंटों के नगर पूरे बने थे। और जल निकासी प्रणाली, जो नालियाँ बनी थी दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता में, वो पूरी तरीके से पक्की ईंटों की हुआ करती थी। इसी के आधार पर अपन इसको नगरी सभ्यता भी बोलते हैं, आपको ये याद रखना है। तो आगे अब बात करते हैं इनके प्रमुख स्थल।
तो दोस्तों इसके प्रमुख स्थल की बात करें तो अपन यहाँ पे फटाफट से आपको बताएंगे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएंगी और ज़्यादा वीडियो लंबी आप भी नहीं देखते यार, मैं बना के क्या करूँगा, है ना। तो प्रमुख स्थल कौन कौन से थे, इन स्थलों के बारे में अपन जो अगला पार्ट आएगा मेरा सिंधु घाटी सभ्यता का, उसमें अपन डिटेल से अध्ययन भी करेंगे। पहला था हड़प्पा जो पाकिस्तान में स्थित है, और मोंटगोमरी जिला पाकिस्तान का कौन सा है, मोंटगोमरी जिला। 1921 में इस स्थल की खोज की थी रावी नदी के किनारे, और किसने की थी, दयाराम साहनी ने की थी। दूसरा स्थल हो जाता है हमारा मोहनजोदड़ो, जो कि दोस्तों लरकाना जिला में स्थित है। कौन से जिला में स्थित है, लरकाना जिला में स्थित है। 1922 में इसकी खोज की थी रागलदास बनर्जी ने, जो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। तीसरा स्थल आ जाता है हमारा सुटकांगेडोर, जो पाकिस्तान बलूचिस्तान में स्थल है स्थित है। इसकी खोज दोस्तों 1927 में की थी। किसकी, 1927 में सुटकांगेडोर की खोज की थी, पाकिस्तान बलूचिस्तान में स्थित है और दास्क नदी के किनारे है। सुटकांगेडोर किस नदी के किनारे है, दास्क नदी के किनारे। इसकी खोज किसने की थी, तो आर.एल. स्टाइन, आपको याद रखना है। अगला स्थल है हमारा चन्हुदड़ो, ये भी पाकिस्तान में स्थित है। 1931 में इसकी खोज की गई थी और ये सिंधु नदी के किनारे स्थित है। हमारा कौन सा, चन्हुदड़ो। एम.जी. मजुमदार अर्थात महागोविंद मजुमदार ने इसकी खोज की थी। अगला प्लेस है हमारा रोपड़। रोपड़ कहाँ पर स्थित है, तो आपको बताना है, पंजाब में स्थित है रोपड़। 1953 में इसकी खोज की गई थी, सतलज नदी के किनारे है, और वाई.डी. शर्मा ने इसकी खोज की थी। देखिए दोस्तों, आपको इसको शॉर्टकट में अगर आप नाम याद रखते तो आपको आसानी से याद हो जाएंगे, इसलिए मैंने ऐसा लिखा है, ठीक है। आगे बात करेंगे अपन कालीबंगा की। तो कालीबंगा राजस्थान में स्थित है। 1953 में इसकी खोज की हुई थी और घग्गर नदी के किनारे स्थित है, और घोष जी ने इसकी जो है खोज की थी। अगला प्लेस आ जाता है लोथल। लोथल जैसा कि आपको पता है गुजरात में स्थित है। और दोस्तों आपको ये भी याद रखना है कि लोथल में ही सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह था। और एक स्थल की बात करें तो दूसरा स्थल है सुटकांगेडोर। लोथल और सुटकांगेडोर दो ऐसे स्थल थे जहाँ पर जो है बंदरगाह स्थित था, अर्थात ये समुद्र के किनारे भी है, तो इसलिए बंदरगाह यहाँ पर लोथल में था। भोगवा नदी के किनारे है, S.R. राव ने इसकी खोज की थी। अगला स्थल है बनवाली। बनवाली हरियाणा में स्थित है, आपको पता है हरियाणा के हिसार जिले में। 1973 में इसकी खोज की गई थी, सरस्वती नदी के किनारे था ये स्थल, और R.S. बिष्ट ने इसकी खोज की थी। अगला है आलमगीरपुर, सबसे जो यूपी में स्थित है, आपको पता है सबसे ईस्टर्न पॉइंट सिंधु घाटी सभ्यता का, हिंडन नदी के किनारे है, और वाई.डी. शर्मा ने इसकी खोज की गई थी। अगला है रंगपुर। रंगपुर गुजरात में स्थित है। 1931 में इसकी खोज हुई थी, मादर नदी के किनारे है, और M.S. वत्स ने इसकी खोज की थी। अगला स्थल है दोस्तों कोटदीजी। कोटदीजी सिंध पंजाब प्रदेश में स्थित है, सिंध के पंजाब प्रदेश। 1935 में इसकी खोज हुई थी और ये सिंधु नदी के किनारे है, और इसकी खोज आपको याद रखना है यूसुफ अहमद खान ने इसकी खोज की थी। अगला प्लेस है राखीगढ़ी। राखीगढ़ी की खोज दोस्तों 1990 में हुई थी, सरस्वती नदी के किनारे है, और रफ़ीक मुगल और सूरज मान दो ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने इसकी खोज हुई थी। तो यहाँ तक अपन ने आज सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में डिस्कस किया है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया है। अगर पसंद आया है तो मेरे कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, ठीक है। और अगर कुछ डाउट है तो मेरे कमेंट बॉक्स में आप टाइप करके पूछ भी सकते हैं। और दोस्तों साथ ही साथ मैं आपको ये भी एक ध्यान दिला दूं कि अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे, तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना दोस्तों, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और भविष्य में आपके लिए मैं ऐसे ही वीडियो बनाता रहूँ। तो जय हिंद दोस्तों, टाटा बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।